मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज बात करना है मुझको, एक कहानी है तीसरी कसम। तीसरी कसम का सारांश जो था वो मैं पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं। तो उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल पर आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें बात करेंगे इस कहानी की ऐतिहासिक शैली और आत्मकथा शैली का इसमें समावेशन कैसे है, इस पर बात करेंगे। ये अलग टॉपिक है। संक्षिप्त में बात करेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो बीए के स्टूडेंट हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत ही अहम है। और इसके अलावा भी अगर कोई हिंदी की तैयारी करता है किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसके लिए भी इस कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी जो है तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम के नाम से ये कहानी लिखी गई थी। और तीसरी कसम जो है ये इस नाम से एक मूवी बनी थी जिसमें काम जो है वहीदा रहमान है, इफ्तिखार खान है और साथ साथ में जो है राज कपूर हैं, उन्होंने कहानी में काम किया था। ये अधूरे प्रेम कहानी पर लिखी हुई एक आत्मकथा है जिसमें औरत की चंचलता को भी प्रकट करा गया है, किया गया है। और किस तरह से अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है उसमें प्रेम बाधा बनने लगे तो उसको किस तरीके से अपने दिल से निकाल देना चाहिए और अपनी जो मूलभूत ज़रूरत है उस पर दृष्टि रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसका संक्षिप्त वर्णन तो मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ। सारांश आज बात करते हैं इसके एक अलग तरीके के अंदाज पे, इस ऐतिहासिक शैली और आत्मकथा की शैली के समावेशन पर बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि तीसरी कसम कहानी का आरंभ कथाकार के माध्यम से होता है। याद रखिए कि कथाकार के माध्यम से, ये बात याद आपको रखनी है कि कथाकार के माध्यम से ये इसका होता है आरंभ, और जिसमें 2 या 3 पंक्तियों में ही हीरामन का बयान है। याद रखें, हीरामन इसमें कैरेक्टर है और एक जो हीरामन के साथ साथ में एक हीराबाई का कैरेक्टर है, ये आपको याद रखना है। जिसमें वहीदा रहमान जो है उन्होंने हीराबाई का कैरेक्टर अदा किया है कहानी में, और जो है राज कपूर ने हीरामन, और राज कपूर ही इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। इसकी एक अलग कहानी है, बाद में बात करेंगे, तो वरना यहाँ पे समझ नहीं पाओगे। तो क्या होता है, 2 या 3 पंक्तियों से हीरामन का बयान है, फिर कथा हीरामन की स्मृतियों में बनने लगती है। क्या मतलब कि प्राचीन उसकी जो सोच है या जो उसके साथ घटित हुआ है पहले से, उसमें कहानी बनने लगती है और स्मृतियों में उभरने के बाद हीराबाई और वह हीरामन के संवादों से कथा आगे बढ़ती है। किसके? हीराबाई और हीरामन के संवाद होते हैं, उनकी वार्तालाप जो होती है वो वार्तालाप ही इस कहानी को आगे बढ़ाने में सक्षम होती है। आगे देखिए, लेखक जहाँ कुछ अपनी ओर से कहता है वहाँ भी ऐसा लगता है जैसे लेखक नहीं कह रहा बल्कि उसका पात्र सोच रहा है। इवन देखिए कहानी की सार्थकता देखिए कि ऐसा लगता है कि कैरेक्टर है खुद सोच रहा है, राइटर अपने मन की बात नहीं कह रहा। लेखक द्वारा समय समय पर पात्र के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाठक पात्रों को और गहराई से जानने लगता है। यानी जो पाठक है, पाठक बोले तो जो पढ़ने वाला, कहानी को जो पढ़ता है वो पाठक, वो पात्र जो होते हैं उन पात्रों को और अच्छे से गहराई से जानने लगता है। उसके पीछे का राज क्या है कि इस कहानी में जो फणीसा नाथ रेणु ने ये कहानी लिखी है, इस कहानी में उन्होंने पात्रों को जीवंत कर दिया है। हीरामन ने परख लिया, हीराबाई वही नौटंकी जो करने वाली, जो रक्कासा है, नाचने वाली, नृत्य करने वाली, हीराबाई ने परख लिया हीरामन सचमुच हीरा है, या हीरामन ने हीराबाई का नाम ही भी नहीं सुना कभी। अब देखिए कहानी में क्या होता है, हीराबाई जो है वो जा रही है बैलगाड़ी में बैठे हुए, हीरामन की बैलगाड़ी में बैठी हुई है। और क्या होता है कि हीरा जो होता है वो गांव का भोला भाला, हीरामन जो होता है गांव का भोला भाला युवक है। तो वो क्या होता है उसके मन में, और ये जो हीराबाई है ये चंचल सैकड़ों पुरुषों को ये व्यक्तिगत रूप से जानती है क्योंकि इसका ऐसा कार्य है।
तो ये क्या है, ये बहुत जल्दी परख लेती है कि बहुत भोला है हीरामन, और सचमुच में हीरामन जो है वो हीरा है। और इसके अपोजिट, इसका उल्टा क्या होता है कि हीरामन ने हीराबाई का नाम भी नहीं कभी सुना था। यानी इतनी ये फेमस रक्कासा है, नृत्य करने वाली जो है वो इतनी फेमस है कि पूरी दुनिया उसे जान रही है ये। और जिस वो नौटंकी में काम करती वो भी, वो जो नौटंकी है वो भी बहुत फेमस नौटंकी है, लेकिन हीरा मन जो है वो नहीं जानता है। तो वो भोला वाला युवक है। तो हीराबाई का नाम भी वह कभी नहीं उसने सुना था। इस प्रकार के कथन लेखकीय कथन के वाक्य हैं। इस प्रकार इतिहास शैली की उस शक्ति का रेणु ने अच्छे से इस्तेमाल किया है जिसमें लेखकीय वर्णन प्रस्तुत होता है। कहने का मतलब आप देखिए कि इन्होंने वो शैली अपनाई है जिसमें ऐतिहासिक शैली का झलक नज़र आती है। लेखक अपने पात्रों के चरित्र को उभारने में इसी शैली का प्रयोग करता है। किस शैली का प्रयोग करता है? तो ये वाली शैली जो आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक शैली जो है, इस वाली शैली का लेखक उभारने के लिए प्रयोग करता है। आगे देखिए, आत्मकथा में लेखक पात्र से उतना ही कहलाता है जितना पात्र कह सकता है। वो सिर्फ उतना ही प्रयोग पात्र का करते हैं लेखक जितना वो अदा कर सकता है, या नहीं फर्जी ना हो पाए, इसलिए पात्र से अधिक बातें ना कहलवाकर वहीं तक ले जाकर छोड़ देता है। लेकिन इतिहास में यह अतिरिक्त सुविधा प्राप्त होती है। जिसका पात्र जो कह सकता है वह उसी वजह से क्या होता है, इतिहास में यह अतिरिक्त सुविधा प्राप्त होती है। किससे? पात्र की मौन रहने से भी। तो उम्मीद करता हूँ कि अलग तरह का मैंने टॉपिक आपके समक्ष रखा है। इस कहानी जो है, इस कहानी में आगे प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न उत्तर फिर बाद में बात करेंगे, आज टाइम नहीं है। और ये देखिए प्रश्न उत्तर हैं, इसमें प्रश्न उत्तर आते भी हैं। बीए सेकेंड ईयर में इसको सिलेबस में शामिल किया गया है। कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और कई जगह इसको लगाया गया है कहानी को। तो इसमें क्या है कि प्रश्न उत्तर बाद में बात करते हैं। इसकी आज मैंने सोचा कि इसकी ऐतिहासिक जो शैली और आत्मकथा की शैली है उसका समावेशन संक्षिप्त में बताने का कोशिश मैंने की है। इसका पूर्ण सारांश बाद में प्रस्तुत, इससे पहले कर भी चुके हैं, लेकिन उसको संक्षिप्त में फिर से करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।